शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक। सियासत के इतने लंबे दौर में बीजेपी के कई साथी आए और गए, लेकिन शिवसेना पिछले 25 सालों से बीजेपी के हर कदम पर उसका साथी रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी पाने के बाद बीजेपी चाहती थी महाराष्ट्र में उसकी भूमिका में फेरबदल हो। इसलिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर शिवसेना के साथ उसका पेंच भी फंस गया। भले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की हो, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन की जरूरत को समझती है, क्योंकि बात की जाए एनडीए के कुनबे की तो वो धीरे धीरे छोटा ही हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवार के मुद्दे पर उसकी मुख्य सहयोगी पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से किनारा कर दिया, तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने भी बीजेपी से दूरियां बना ली और अब वो पुरानी सहयोगी शिवसेना से किसी भी कीमत पर गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती। इसलिए बीजेपी के दूसरे नेता हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गठबंधन को बरकरार रखना चाहते हैं। साथ ही शिवसेना भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने की बात कर रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी की राहें बीजेपी और शिवसेना से ज्यादा जुदा दिखाई दे रही हैं। इतने सालों से एक दूसरे का साथ निभा रही दोनों पार्टियों के बीच दरारें पड़ती दिख रही हैं। ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या बनेगी सीट बंटवारे पर सहमति? बीजेपी के हिस्से आएंगी कितनी सीटें? क्या बरकरार रहेगा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन? सोनिया पवार की मुलाकात से निकलेगा हल? जी हाँ, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में 1 महीने का वक्त भी नहीं बचा है। कांग्रेस एनसीपी जहां फिर से सत्ता पर आसीन होने के सपने देख रही है, वहीं बीजेपी शिवसेना को भी पूरा यकीन है कि जनता इस बार उसका बखूबी साथ देगी। यह समय तो जनता के बीच आने के और चुनाव प्रचार में जुटने का है, लेकिन पार्टियों में सीटों पर बंटवारे पर अभी भी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की अपने पुराने सहयोगी शिवसेना के साथ सीट बंटवारे पर माथापच्ची जारी है। फिलहाल इस गठबंधन पर मंडरा रहा खतरे का बादल छटता नहीं दिख रहा है, लेकिन सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होना बाकी है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों की जंग इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ताजा हालातों को देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी कभी भी अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार में आज हम टिकट बंटवारे में मचे घमासान पर ही चर्चा करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी सुनीता गोदरा जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित मिश्रा जी, साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता सरदार तारा सिंह और शिवसेना नेता दत्ता दलवी जी। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र महाचक्र का आज का सफर। बीजेपी और शिवसेना ने भले ही गठबंधन न तोड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। मुद्दे का समाधान निकालने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन किसके पाले में कितनी सीटें आएंगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच टिकट बंटवारे पर उलझी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। लगातार दोनों पार्टियों के बीच मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई। भले ही बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन ना तोड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को भेजे नए प्रस्ताव में 126 सीटें देने की पेशकश की, जबकि 288 में से शिवसेना 155 सीटें रखना चाहती है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को शिवसेना ने अपने कोटे में से 7 सीटें देने की बात कही और आरपीआई को बीजेपी कोटे से 2 सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया। बाकी बची 7 सीटों पर अभी कुछ भी साफ नहीं है और शायद इसे दूसरे सहयोगियों को दी जा सकती है। 150 सीटों से कम पर नहीं मानेगी शिवसेना। सीट बंटवारे पर उद्धव ठाकरे करेंगे फैसला।
टिकट बंटवारे पर बीजेपी के रुख में नरमी आई है, लेकिन शिवसेना भले ही गठबंधन बचाए रखने की कोशिश करती दिख रही हो, लेकिन उसके रुख में ज्यादा लचीलापन नहीं आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने तल्ख लहजे में कहा है, 150 सीटों से कम पर शिवसेना नहीं मानने वाली और सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही करेंगे। निर्णय लेने का, फैसला करने का पूरा अधिकार पार्टी के नेताओं ने शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब को दिया है। तो जो भी इस बारे में बात करनी है तो उद्धव ठाकरे साहब बोलेंगे लोगों के सामने आके। कल पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव है, हमारे लिए कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है शायद देश के लिए, जनता के लिए उद्धव जी कल बात कर सकते हैं। टिकट बंटवारे पर भले ही बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी है, लेकिन दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है, किसी भी सूरत में उनका गठबंधन नहीं टूटेगा। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि दोनों पार्टियों की मंशा कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र की है और कोई भी गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते। मैंने भाजपा के कई 2 लीडर से बात की है, मैंने और देसाई साहब ने, और जो चर्चा हुई है मैं अभी उद्धव जी को ब्रीफ करने जा रहा हूँ। जो चर्चा होगी वो आगे जाके उद्धव जी से कहनी है और इस पे आपको निर्णय जो है आपको जल्दी पता लगेगा। फॉर्मूलाज, डिस्कशन ये सब हो गया है। अभी मुझे लगता है कि एक निर्णय का वक्त आ गया है और वो जल्दी आप सुनाएं। बताया जा रहा है कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन में आए तनाव को दूर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को निर्देश दिया था कि किसी भी सूरत में शिवसेना के साथ उनका गठबंधन न टूटने पाए और इसी वजह से शिवसेना नेताओं का रुख भी नर्म हुआ। बीजेपी और शिवसेना के बीच पहले के मुकाबले रुख में नरमी तो आई है, लेकिन टिकट बंटवारे पर अभी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि ताजा हालातों से ये तो जाहिर होता है कि बीजेपी और शिवसेना का पुराना गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि किसके पाले में कितनी सीटें आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। एक राष्ट्र महाराष्ट्र में ये कैसी खींचतान, कैसी उहापोह, कैसी कश्मकश। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 4 प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसका सीधा असर न केवल कार्यकर्ताओं पर बल्कि राज्य के मतदाताओं पर भी पड़ता दिखने लगा है। अब 1 माह से करीब बचे हैं मतदान के, अभी तक किसी भी दल के उम्मीदवारों का अता पता नहीं है। ऐसे में जनता का अपना मानस बनाएगी तो क्या बनाएगी। पहले तो ऐसा लगा था कि ये पहले हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो 25 वर्षों पुराना जो गठबंधन है, जिसे महाराष्ट्र में महायुति के रूप में जाना जाता है, उसमें दरार पड़ गई है और उसमें टूट पैदा हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े और स्पष्ट रुख के बाद कि किसी भी हालत में गठबंधन टूटना नहीं चाहिए, शिवसेना और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के रुख में कुछ नरमी तो आई, लेकिन अभी भी पेच कायम है। क्योंकि संजय राउत ने शिवसेना की ओर से साफ शब्दों में कह दिया है 150 सीटों से कम पर कोई भी समझौता नहीं होगा। एक बात जरूर नहीं सामने आई कि मुख्यमंत्री के कुर्सी के दावेदारी का मामला अभी बाजू में रख दिया गया है, लेकिन जहां तक सीटों का बंटवारे का है वो अभी भी उस पर पेच कायम है। दूसरी ओर जो दूसरी बड़ी पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ है महाराष्ट्र में, कांग्रेस और एनसीपी, इन दोनों के बीच भी ऐसा लगता है कि कभी भी किसी वक्त ठीक 24 घंटा पहले जैसे भाजपा और शिवसेना के बीच जो दरार पैदा हुई थी, आज कांग्रेस और एनसीपी के बीच लग रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने उसी तरह साफ शब्दों में बोल दिया कि किसी भी कीमत पर 150 से कम पर हम नहीं मानेंगे। यह विचित्र बात है। एक तरफ उनके एक मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने यह कहा है कि हमारा लक्ष्य, हमारा मिशन 150 सीटों पर जीत का है। अगर 150 सीटों पर जीत का मिशन है तो आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? साफ है कि आप कहीं ना कहीं अकेले पूरे के पूरे 288 सीटों पर लड़ने का मानस बना रहे हैं। दूसरी ओर एनसीपी ने भी पुनः अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया है और साफ शब्दों में उनके नेता प्रफुल्ल पटेल हो और चाहे अन्य दूसरे नेता, उन्होंने कह दिया है कि अगर तत्काल समझौता नहीं होता तो हम भी 288 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह कि चारों दलों के बीच अभी भी खींचतान की स्थिति कायम है और ये फैसला लेने में वो समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में मतदाता का रुख क्या होगा, आज हम अपने अतिथि मेहमानों के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे राजनीतिक तो संभावनाओं का खेल है, कोई भविष्यवाणी नहीं की सकती है, फिर भी हम लोगों को जागृत करने के अभियान में अपनी ओर से इस पर चर्चा का दौर जारी रखे हुए हैं और चलते हम सबसे पहले प्रदीप बाथुर जी के पास चलते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है और चूंकि इस मामले में सभी राष्ट्रीय दल दांव के प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, यह जानना जरूरी है कि आखिर वो सोचते क्या है। बाथुर साहब जी, सबसे पहले मुझे यह जानते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और सेना कुछ नरमी तो दिखाई दी, लेकिन वह जब वहां एक रेखा खींच देते हैं कि 150 सीट से कम पर नहीं। हालांकि एक नया फॉर्मूला उन्होंने अवश्य दिया है कि शिवसेना चाहे तो 140 सीटों पर लड़ ले, 130 सीटों पर बीजेपी लड़ लेगी और 6 सीटें उनके अन्य सहयोगी दलों को। आपको क्या लगता है कि शिवसेना इस पर मान जाएगी? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र चुनाव में जी बीजेपी की स्टेक्स जैसे हमें पता है बहुत ज़्यादा है जी, और उपचुनाव जो अभी हुए हैं उनमें जो फैसला बीजेपी के खिलाफ गया है उससे बीजेपी का जो भी एक उसकी प्रतिष्ठा को थोड़ा सा झटका लगा है। तो मुझको लगता है कि बीजेपी और शिवसेना में जो है थोड़ी सी उसके बाद जो है खींचातानी के बाद इनमें गठबंधन इनका हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई टूटने वाली स्थिति आएगी। जो सीटों के बारे में बात आपने कही, बिल्कुल जैसे हुआ है शिवसेना और बीजेपी में प्रॉब्लम है, एनसीपी और कांग्रेस से प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि हम लोग जानते हैं उसके रूप में कि एक दूसरे के ऊपर जितना भी दबाव पड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इस तरह की बात है। लेकिन मुझको अल्टीमेटली लगता है कि शिवसेना और बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी ये साथ साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टी। देखिए, अगर लड़ते हैं तो जैसा अभी अगर हम ये मान लें कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नया फॉर्मूला दिया गया है 140, 130 और 18 का जी, वैसी स्थिति में जैसे एक जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का मामला रहा है, क्योंकि देखिए शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है। स्वाभाविक रूप से वो चाहेंगे कि उनके दल का प्रतिनिधि वहां पर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिस पर हर दल अपना कब्जा चाहता है, विशेषकर जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है वो छोड़ना नहीं चाहता है। आपको याद होगा 2004 में एनसीपी और कांग्रेस के बीच समझौता था कि जिस पार्टी का ज्यादा विधायक होगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। बावजूद इसके एनसीपी के ज्यादा विधायक जीत कर आए, लेकिन सोनिया गांधी अड़ गई। उनका कहना मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को उनकी बात माननी पड़ी। लॉलीपॉप के रूप में उनको 2 सीटें मंत्रिमंडल में 2, 3, 4, 5 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री को ज्यादा मिला, लेकिन वहां पर कांग्रेस से छुड़ा नहीं था। यहां पर अगर हम थोड़ी देख लिया, मान लें कि शिवसेना के ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंप देगी? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो पहले शिवसेना का जो मामला है इसमें हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि शिवसेना जो इस बार चुनाव लड़ रही है उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, पिछली बार थी, क्योंकि बाला साहब जो नहीं है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जो एमएनएस जो है वो शिवसेना के वोटों में काफ़ी सेंध लगाएगी। तो मैं समझता हूँ ऊपर से चाहे कितना ही बोले, शिवसेना वाले जो अंदर से जानते हैं कि उनकी स्थिति इस बार उतनी सुधर नहीं है जितनी पिछली बार थी। तो मुझको लगता है यह है कि शिवसेना वाले जो है ना उनकी इतनी सीटें आ पाएंगी, ये सब है। और अगर मान लीजिए दोनों की मिलीजुली सरकार आती है तो मैं समझता हूँ बीजेपी की भी एक समस्या है। बीजेपी में मुंडे के बाद कोई इस तरह स्तर का नेता नहीं बचा है जो कि महाराष्ट्र को कह सके कि हम जो है बिल्कुल अपने उसमें कर लेंगे। जहाँ तक नितिन गडकरी जी का सवाल है, एक तो ये है कि वो दिल्ली में है मंत्री और मुझे लगता ये है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको वहाँ मुख्यमंत्री ना बनाना चाहें। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां जो अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं। ऐसा नहीं है कि ये मान लीजिए कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है या शिवसेना बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, सब है। तो मुझको लगता है समझौते के लिए दोनों को ना कुछ जो है एक दूसरे को लीवे देना पड़ेगा। और मुझको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का प्रश्न अभी निर्णायक है, क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद ही आएगा। चलिए, इस विषय में सीधे हम हमारे साथ दत्ता दलवी जी शिवसेना के नेता जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। दलवी जी, अब जो ताजा जो दृश्य उभर कर सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि गठबंधन तो आपका कायम रह जाएगा, सीटों में थोड़ी कमी बेसी की बात भले अभी भी उस पर पेच कायम है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी प्रदीप बाथुर जी ने यहाँ बताया कि क्या चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको
ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो इसके बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी आसानी से आपको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे देगी? और या ऐसा कोई दबाव पड़ा, जैसे अभी हमने याद दिलाई सन 2004 में कांग्रेस एनसीपी के साथ जो हुआ था, एनसीपी को झुकना पड़ा था, वैसी स्थिति में क्या आप भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसके सामने समर्पण कर देंगे? नहीं, ऐसे ये बात नहीं है जी। गठबंधन का जो भी मसला है जी, वो पूरा शिवसेना पक्ष उद्धव जी करेंगे, उनका वो अधिकार है, वो करने वाले हैं जी, और मुख्यमंत्री की जो बात आप अभी छेड़ी बात बताई है, जी हाँ, जनता ने तय किया है, महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है जी। कि उद्धव जी जैसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। एक बात क्यों मैं बोल रहा हूँ कि उद्धव जी ने इलेक्शन के पहले ही जी, महाराष्ट्र का एक विजन रखा है। जी, महाराष्ट्र में रास्ते के बारे में विजन रखा है, आरोग्य के बारे में विजन रखा है, एजुकेशन के बारे में विजन रखा है। तो जनता को मालूम हो गया है कि यही नेता शिवसेना का पक्ष प्रमुख ही महाराष्ट्र में सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र को बना सकते हैं, ऐसा तय जनता ने किया है जी। और जनता ही अभी तय करेंगी इलेक्शन के बाद या इलेक्शन में अभी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और हमें खातिर, हमारे सैनिकों को खातिर है, हाँ। सैनिक सब उनको मालूम है कि कोई भी हालत में जी। उद्धव जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसी जनता की मांग है। लेकिन और जनता अगर तय करेंगी जी। तो ये बातें हो सकती है। नहीं, पेच यही है दलवी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय बोलो। अध्यक्ष अमित शाह ने भी स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक रूप से एक जाहिर सभा में यह घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। ऐसी स्थिति में आपकी रणनीति क्या होगी, आप कैसे इसका सामना करेंगे? नहीं, इसके लिए उत्तर देने के लिए हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख जी, सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे सक्षम है। जी, सभा में क्या बोले, सभा में क्या होगा उससे हम नहीं जानते जी। लेकिन हमारे नेता क्या बोलेंगे वो हम जानते हैं और हमारा नेता ही तय करेंगे। किसी तरह को उनको आंसर देना है, किसी तरह से बताना है, वो हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख ही तय करेंगे जी। या बाकी कोई भी बीजेपी का नेता कुछ बोले और कोई कुछ बोले, लेकिन हमारा सभी जो बातें जी। हैं उनको निर्णय लेने का या उनको आंसर देने का जो भी है वो हमारे उद्धव जी सक्षम है। चलिए, बिल्कुल मान गए, क्योंकि आपके दल के प्रवक्ता ने भी कह दिया है कि जो भी निर्णय लेना होगा सीटों के बंटवारे पर भी वो माननीय उद्धव ठाकरे यही फैसला करेंगे। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सरदार तारा सिंह भी जुड़े हुए हैं। अब हम उनसे सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो खींचतान है उसका समाधान कैसे निकलेगा। तारा सिंह जी, दो बातें सामने हैं। एक तो सीटों के बंटवारे पर अभी भी जो पेच कायम है, और चूंकि संजय राउत ने आज भी दोहराया है कि 150 सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरी ओर आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि आत्मसम्मान की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। ये दोनों के बीच अभी भी खिंचतान है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इसका समाधान निकल पाएगा, और निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा? पहली बात तो ये है जी, कि आपने गलत आदमी को चुना है इसका जवाब देने के लिए। अच्छा, कैसे? क्योंकि सरदार तारा सिंह बहुत छोटा कार्यकर्ता है और इतने बड़े जवाब देना उसमें हिम्मत नहीं है जी। परंतु मैं ये बात स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी, कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। जी, ये बात ठीक है कि सारी पेपरों में, टीवी में, सब जगह बड़े पैमाने पे ये खबरें फैलाई जाती हैं। जी, परंतु भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक ऐसी गठबंधन है जो 25 साल पुराना है, जिसे प्रमोद महाजन जी का, मुंडे जी का आशीर्वाद प्राप्त है। जी। वो गठबंधन में कोई ऐसी अड़चन आने वाली नहीं है। जी, ये बात ठीक है कि 2-4 सीटें आगे पीछे करना
या 2-4 सीटें बीजेपी ज्यादा मांगती होगी या शिवसेना 2-4 सीटें मांगती होगी, ये मामूली बात है हमारी पार्टी के लिए। इसका फैसला हमारी कोर कमेटी है। कोर कमेटी में रूडी जी है, खड़से जी है, सुधीर जी है, देवेंद्र जी है, ये सब लोग बैठ के शिवसेना के साथ मिल के निर्णय कर लेंगे। अपने को किसी प्रकार का डर नहीं है कि शिवसेना और भाजपा में जो महायुति है वो टूटेगी, टूटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलके महाराष्ट्र में कांग्रेस को बदली करने के लिए हर प्रकार से मिलकर लड़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से राष्ट्र में हमने बदलाव लाया है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, उसी प्रकार से हम पूरे महाराष्ट्र में भी बदलाव जनता चाहती है लाने के लिए। और जनता जब चाहती है बदलाव लाना तो भाजपा शिवसेना मिलके जो आपस में छोटी मोटी 2-4-5 सीटों के आगे पीछे करना है वो कर लेंगे। किसी को इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा युति जो है वो दृढ़ है, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं। तारा सिंह जी, मान लिया कि सीटों के बंटवारे पर आपके बीच जो पेच कायम है उसका समाधान निकल जाएगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जैसा आपने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार बनेगी, वैसी हालत में आपकी ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? और मैं आपको याद दिला दूं कि आज ही आपके एक नेता, बड़े नेता विनोद तायड़े का भी एक साक्षात्कार आया है जिसमें उन्होंने भी इच्छा व्यक्त कर दी है कि मैं भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हूं, अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। एक और ये नाम आ गया। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग कैपेबल है जी, वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं जी, परंतु ये बात पहले से स्पष्ट हुई है कि महायुति में जब चुनाव होके आएगा जी, तो महायुति ही फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बने। तो इतना छोटा आदमी कि इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। ये पार्टी जब महायुति का इलेक्शन होने के बाद महायुति चुन के आ जाएगी तो महायुति में बैठ के ये निर्णय कर लिया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी, चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा अब आते हैं कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन की बात। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के अमित मिश्रा जी। अमित जी, अभी जिस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो पेच कायम है सीटों को बंटवारे को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा आज जो घटना विकास क्रम हुआ है उसमें लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच ज़्यादा गहरे मतभेद हैं। चूंकि आपके पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर एनसीपी हमारी बात नहीं मानती है तो हम अकेले 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर आप एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल का भी बयान आ जाया है कि हर हालत में हम जो पहले तो चाहे कि हमारा 15 वर्ष को जो पुराना गठबंधन है वह कायम रहे, लेकिन अब किसी भी हालत में हम 124 सीट पर राजी नहीं होंगे जो कांग्रेस कह रही है। मतलब पेज कायम है। और प्रफुल्ल पटेल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस को कि अगले 12 घंटों में अपना मानस तैयार करें, अन्यथा हम फैसला लेने को मजबूर हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि यह गठबंधन, आपका जो महागठबंधन है, वह जारी रहेगा, कायम रहेगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा? देखिए, पहले तो सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो गठबंधन हमारा चल रहा है पिछले इतने वर्षों से, जी, 3 टर्म में हम लोगों ने सरकार चलाई और जनता का हमें भरपूर प्यार मिला जी, उस गठबंधन में कहीं से कहीं तक कोई आंच आने की संभावना नहीं है। कुछ मतभेद हैं, मनभेद नहीं है हम लोगों के बीच पे। नंबर 2, जैसा कि आपने बताया कि ठाकरे जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय, उन्होंने बोला कि हम लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 150 सीटें जीतना चाहते हैं। और साथ ही साथ एनसीपी के जो 150 सीटें पर लड़ना चाहते हैं और आपके डॉक्टर हर्षवर्धन पाटिल जो वही मैंने दोनों बातें आपको इसलिए ऐड ऑन कर दिया उसके अंदर। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मिशन 150 सीट जीतना है, 150 सीट जीतने का लक्ष्य है। और दूसरे नेता हमारे बोलते हैं कि लगभग हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर जो दूसरे नेता हैं प्रफुल्ल पटेल जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि हम भी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और 144 से कम में कहीं से कहीं तक भी नहीं मानेंगे। देखिए, दोनों राज्य स्तरीय नेता हैं, दोनों सम्मानीय हैं और जैसा कि लोकतंत्र में निश्चित होता है, हर एक पार्टी ये चाहती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े।
हर एक एनसीपी भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी राजनीतिक पार्टी है। दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में हमारी जो ताकत है वो ज्यादा हमें मिल सके, हमारा जो भागीदारी है वो ज्यादा हमें मिल सके। ये स्वाभाविक है बिल्कुल, और इसमें कहीं से कोई अड़चन भी नहीं है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो हमारी पार्टी की सोनिया गांधी जी अध्यक्षा हो, चाहे एनसीपी के शरद पवार जी हों, दोनों ने ये बोला है स्पष्ट रूप से कि हमारे गठबंधन को कहीं से कहीं कोई खतरा नहीं है और दोनों पार्टियां मिलकर इन सांप्रदायिक ताकतों से खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और भरपूर मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार को फॉर्म करेंगी। कल संभवतः कल दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलेंगे और जो गतिरोध 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर की गतिरोध है, 124 सीटें कांग्रेस उनको देना चाहती है और वो 144 की बात करते हैं, तो लगभग 10-12 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए गतिरोध है। और वो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जब दोनों राष्ट्रीय नेता बैठेंगे तो उसका समाधान कल निकल जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि चुनाव में आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? पूर्णतः आश्वस्त हैं। कैसे? आपके अभी जो पिछले जो 15 वर्षों सरकार चल रही है और विशेषकर पिछले 5 वर्षों में अभी जो कार्यकाल जारी है, इतने भ्रष्टाचार के आरोप आपके सरकार के ऊपर लगे और ध्यान रहे इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्रीय सत्ता से आपको बाहर होना पड़ा है। ऐसे में महाराष्ट्र प्रदेश में जब भ्रष्टाचार के बिल्कुल इतने आरोप, सिंचाई घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, कितने आरोप रहे, वैसे में आप कैसे समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार जनता ने पूरे देश में सीख दिया कांग्रेस को, क्या महाराष्ट्र में वैसी सीख आपकी पार्टी को और एनसीपी गठबंधन को नहीं मिलने वाली? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। पिछले 3 चुनावों में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने भरपूर साथ कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को दिया। अब रही बात आरोपों की, तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उन्होंने पूरे आरोप लगाए, चाहे वो सिंचाई का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का स्कैम हो, चाहे वो और कोई स्कैम की बात करी जाए। उन्होंने बहुत सारे स्कैम्स के लिए एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कोई भी आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाए। अब रही बात, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, आज के जो डेवलपमेंट है, सिंचाई घोटाले में जांच के लिए हरी झंडी मिल गई, अजीत पवार के ऊपर जांच के लिए आदेश हुए। नहीं, बिल्कुल जांच करिए, लेकिन उस जांच का मतलब ये नहीं है कि आप कन्विक्ट हो गए हैं। जांच के लिए बिल्कुल, अगर कोई भी नेता का नाम आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे शिवसेना का हो, यदि किसी के ऊपर भी जांच बिठाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्विक्ट हो गया है। अभी जांच चलनी चाहिए और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ। चलिए, आपके पास फिर आएंगे। बीजेपी और शिवसेना में जहां सीट पर बंटवारे पर खींचतान जारी है, वहीं कांग्रेस और एनसीपी में दरार पड़ती दिख रही है। मन मुताबिक सीटें न मिलने की सूरत में दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने अब एनसीपी को अल्टीमेटम भी दे दिया है। सीट बंटवारे पर नहीं बनी सहमति, एनसीपी के आगे झुकने को तैयार नहीं कांग्रेस। बीजेपी शिवसेना के बीच टिकट बंटवारे पर जहां माथापच्ची जारी है, वहीं कांग्रेस एनसीपी में भी कोई भी किसी के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं। दोनों पार्टियों के बीच पिछले कई दिनों से खींचतान जारी है, लेकिन टिकट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। मानिक राव ठाकरे ने दिया बयान, एनसीपी नहीं मानी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस और एनसीपी में तल्खी बरकरार है, लेकिन अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के ताजा बयान से यह गठबंधन अपनी अंतिम सांसें लेता दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिक राव ने एनसीपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर एनसीपी अपने रुख में बदलाव नहीं करती है तो कांग्रेस अकेले चुनाव में उतर सकती है। एनसीपी जो कुछ बातों पर जो अड़ी हुई है, अगर ऐसे ही पोजीशन रही तो हमें अलग से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एक साथ जाए। उसके लिए चर्चा जो है हाईकमांड की तरफ से हो, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी अड़ी हुई है कुछ बातों के ऊपर, हम समझते कि वो ठीक नहीं है, फिर हमें अकेले चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। सोनिया गांधी से पवार करेंगे मुलाकात, क्या टिकट बंटवारे पर निकलेगा हल? कांग्रेस की अपनी सहयोगी दल एनसीपी से खींचतान जारी है। एनसीपी से चर्चा किए बिना कांग्रेस उम्मीदवारों पर विचार करने लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक भी हो सकती है। इस बीच टिकट बंटवारे पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के 60 उम्मीदवारों के नामों पर बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि जो सीटें एनसीपी की हैं, उन पर केंद्रीय चुनाव समिति अभी विचार नहीं करेगी। हालांकि दोनों के बीच समझौतों की संभावनाएं बनी हुई हैं और बताया जा रहा है कि सोनिया पवार की मुलाकात के बाद जल्द ही सीट बंटवारे पर सहमति बन जाएगी।
लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी टिकट बंटवारे को लेकर एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं और जिस तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकरे का बयान आया है, उसके बाद इस गठबंधन पर सस्पेंस तो बना ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो ये हमने देखा कि पेच अभी हर जगह कायम है और खासकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो खींचतान जिस प्रकार चल रही है, ऐसा लगता है कि शायद वो गठबंधन टूट जाए। लेकिन चलिए, ऐसा कल लगा था बीजेपी और शिवसेना के बीच में भी, लेकिन वहां दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे हो सकता है कि शरद पवार और सोनिया की मुलाकात के बाद कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी जो मनमुटाव है उसका कोई समाधान निकल जाए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता गोदरा जी मौजूद हैं। अब हम उनसे उनकी राय मांगते हैं। सुनीता जी, आपने अभी चारों प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी हैं उनके विचार सुन लिए। अब आप एक सजग राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस खींचतान को, इस कश्मकश को, इस उहापोह की स्थिति को किस रूप में देख रही हैं? क्या इसका कोई समाधान निकलेगा या फिर गठबंधन और महायुति दोनों में दरार पड़ेगी? मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कुछ नहीं कहूंगी, जी। एक आम जनता के रूप में कहना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन की इनकी जो लड़ाई चल रही है और जो धमकियां की पवार जी कुछ कह रहे हैं और ठाकरे कुछ कह रहे हैं शिवसेना में, ये सब देख के वो बंदर बांट की कहानी याद आती है। दूसरी बात कि बीजेपी केंद्र में है, तो अब ये जनता को सोचना होगा कि क्योंकि क्या होता है, राज्य में जो भी शासन कर रहा हो, अगर केंद्र में वही पार्टी शासन कर रही है तो उसमें जनता का थोड़ा भला होता है, नहीं तो जनता को नुकसान होता है। दूसरी बात, जैसा कि शिवसेना ने अभी बहुत कुछ करके दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने बिहारियों को और यूपी वाले भाइयों को जिस तरह से वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रताड़ित किया है, उससे ये लगता है कि बीजेपी अगर उनके साथ गठबंधन तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी उनको देख के एक आम जनता के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि दे आर राइडिंग ऑन अ टाइगर। तो बहुत ही डेंजरस गठबंधन है अब ये, क्योंकि शिवसेना 21st सेंचुरी वाली पार्टी ना होके, जबकि बीजेपी नेशनल पार्टी है और शिवसेना बहुत ही पुरानी क्लोज पार्टी हो गई है। पूरे भारत को एक रूप में ना देख के वो महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन, मराठा और इस तरह से देखते हैं, जो बीजेपी के लिए चाहे वहाँ पर बेहतर जो भी बेहतर सीन हो, लेकिन बिहार में और यूपी में उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है इनका। और जहाँ तक पवार जी को और इनका कांग्रेस का है, एक आम जनता के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि ये जो धमकियाँ होती हैं, ये सब सत्ता का खेल है और इसमें कब क्या होना है, उसमें जनता को ये सोचना है कि जनता को एक सुशासन चाहिए, जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं चाहिए और जनता को क्राइम और करप्शन में रोक लगे, ये चाहिए। तो जो पार्टी ये कर रही है या कर सकती है, उस पार्टी को वोट दें। मैं एक और सवाल, आप देखा होगा कि एक बड़ा विचित्र सवाल, बल्कि इसमें माथुर साहब आप भी ध्यान देगा हो तो आप भी बताएं कि एक तरफ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे वह यह ऐलान करते हैं कि 150 सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं, मतलब 150 सीट लड़ने का मानस उन्होंने बनाया हुआ है। दूसरी ओर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पाटिल ये कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है 150 सीटों पर जीत हासिल करने का। जाहिर है कैसे में उनकी मंशा है कि ज़्यादा सीटों पर लड़ने का। आप 150 लड़ करके 150 सीट पर जीत हासिल कर नहीं सकते हैं, है ना। तो यह क्या पेच, मतलब साहब बताइए, यह क्या पेच, आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या मानस है? मुझे लगता है कि ये बड़ी बातें हैं, ये तो आई थिंक पब्लिक कंजप्शन के लिए है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक बात कहूँ कि सारे डिस्कशन में शायद हम लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो ये है कि चुनाव में एमएनएस का क्या रोल रहेगा। मेरा मानना है कि राज ठाकरे जो है वो जो वहाँ की लिमिटेड पॉलिटिक्स है, शिवसेना की राजनीति है या मराठा एक लोकल राजनीति है, मुझे लगता है कि राज ठाकरे वहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव नेता है और जिसको हम लोग कहते हैं कि वो अगर बहुत सारी सीटें नहीं जीतेंगे लेकिन तब भी वो बहुत सी सीटों पर। राज ठाकरे की स्थिति आज वहाँ है कि सारे चुनावी गणितों को गड़बड़ाने में सक्षम है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि तमाम लोगों का चुनाव जो है उसकी लगा सकते हैं। पिछले चुनाव में अगर राज ठाकरे की पार्टी अलग चुनाव नहीं लड़ती
तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सत्ता में आती। जी जी, वो वो मुझे लगता है। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राज ठाकरे जी का कांग्रेस के साथ कोई सीक्रेट गठबंधन है, ये सब है, ये सारी बातें इस तरह कही जा रही। तो मुझे लगता है कि उनका जो फैक्टर है वो कहाँ पर क्या प्रभाव डालेगा, किसको कहाँ काटेगा, ये बात नहीं है। दूसरी बात में एक और भी तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर हम लोग शिवसेना का देखें, ग्राफ देखें, तो आप देखें कि शिवसेना का जो टोटल जो सपोर्ट ग्राफ है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो 5-6 सालों की बात हम लोग करते हैं तो तमाम चुनाव में आप देखेंगे कि उनकी जो सीटें हैं वो भाजपा से ज़्यादा आई हैं, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा की 1 सीट उनसे ज़्यादा आई है। मतलब तो भाजपा जो ऊपर हो गई, जबकि भाजपा जो दो सीटें ज़्यादा आई, दो शायद, हाँ 2 से ज़्यादा आई। तो आप जो ये पूरा उनका ग्राफ जो शिवसेना का गिरता जा रहा है, मुझे लगता है कि बालाजी नहीं रहे और साथ साथ ये है कि उद्धव ठाकरे, ये राज ठाकरे भी अलग हो गए। तो मुझको लगता है शिवसेना इस वक्त खासी कमजोर स्थिति में है, जो मेरा मानना है। मैं नहीं समझता कि उद्धव ठाकरे में वो वाली जो है समझिए कि एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है जो कि उनके फादर में थी। तो इन सब के मामलों में मुझे लगता है कि जो शिवसेना का जो पूरा मामला है वो जो है काफ़ी, मुझे इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। अब इसमें क्या होगा, भाजपा किस तरह से उनके साथ गठबंधन कर पाएगी और किस तरह कितनी सीटें ले पाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी क्लीन स्वीप, तमाम लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद के साथ ये भाजपा और शिवसेना गठबंधन जो है 2/3 सीटें ले जाएगा, 3/4 सीटें महाराष्ट्र में ले जाएगा, वो स्थिति मुझे आज नहीं लगती। पात्रा साहब, मैं थोड़ा यहाँ पर संशोधन करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा। 2 बातें आपने कही। एक तो शिवसेना को पिछले चुनाव में 2 सीटें ज़्यादा मिली जी, भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना से। दूसरे कि आपने कहा कि बाल ठाकरे के बाद जी उनके प्रभाव क्षेत्र में कमी आई जी जी। तो मैं पहले चुनाव के परिणाम बता दूं। पिछले चुनाव में ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें अधिक मिली, लेकिन मतदान का प्रतिशत जो रहा बता रहा वोटिंग का, उसमें शिवसेना को ज्यादा 2.5% इनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी वाले। दूसरी बात, प्रभाव की बात, बाल ठाकरे के निधन के बाद एक एसिड टेस्ट था उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जी। लोगों ने कहा कि यहां पर उनकी परीक्षा हो जाएगी कि वो सफल नेतृत्व शिवसेना को दे पाएंगे नहीं। वहां बहुत भारी बहुमत से शिवसेना ने उस पर कब्जा किया, और जो बीएमसी है, देश के सबसे धनी कॉर्पोरेशन है, उसका जो बजट होता है कई राज्यों से ज्यादा होता है, उस पर आज भी शिवसेना का कब्जा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं ना, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उस जो बीएमसी में जो उनकी शानदार विक्ट्री हुई है, मैं लगता हूँ ये सेंटिमेंटल विक्ट्री ज़्यादा थी। ये जो बाला साहब ठाकरे की उसमें दी गई, तो ये मुझे लगता है कि इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो शिवसेना को मिला। मैं नहीं समझता ये बात है। अब दलवी साहब को थोड़ा सा उनको उनसे एक सवाल पूछना है। दलवी साहब, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें आपने सुना एक बात बताया, हालांकि मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन आपसे जानना चाहिए 2 बातें कही। एक तो क्या आपके वर्तमान नेता उद्धव ठाकरे में वह कुवत है जो उनके स्वर्गीय पिताजी बाला साहब ठाकरे में था? नंबर 2, क्या सचमुच आपकी लोकप्रियता में, आपके प्रभाव में पूरे महाराष्ट्र में कुछ गिरावट आई है? बीजेपी के मुकाबले सीटें कम होती जा रही हैं उद्धव जी शिवसेना का पक्ष प्रमुख है जी और सक्षम नेता है जी। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना काम कर रही है जी, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में उन्होंने करके दिखाया जी, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। अभी उन्होंने खुद की राय से 150 सीट का मिशन रखा है, और कई महीनों में, 1 बरस हो गया, कई महीनों में उसका मिशन चालू है जी। और उद्धव जी ऐसा मैं बात करता हूं कि आज महाराष्ट्र में जी ऐसा महाराष्ट्र की जनता की तरफ देखने वाला जी, जनता का दुख देखने वाला, जनता की समस्या देखने वाला जी, कोई भी नेता ये कोई पार्टी में नहीं, जैसा उद्धव जी खुद काम कर रहे हैं जी। आपको तो मालूम है महाराष्ट्र में जिधर जो भी जिले में जाएगा जी, आप जाएंगे तो उधर ऐसा एक भी जगह ऐसी नहीं कि उद्धव साहब उधर पहुंचे नहीं या गए नहीं। और उन्होंने अभी जो मिशन रखा है वो मिशन आपको तो मालूम है, सभी को मालूम है कि मुंबई महानगर पालिका में जो जो चीजें बनाई जनता के लिए की है वो पहले बोले बाद में किया और करके दिखाया जी। और इसी तरह से महाराष्ट्र का जो अभी मिशन रखा है जी, और उन्होंने तय किया है कि कोई भी हालत में महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाना है जी। महाराष्ट्र की जनता को कपड़ा देना है, घर देना है, जनता को जो सेवा करनी है वो सेवा
अच्छी तरह से करनी है वो तय किया है। और मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ, हमारा जैसा नेता, एक चारित्र संपन्न नेता आज कोई पार्टी में नहीं है, ये मेरा दावा है। और जिस तरह से उद्धव जी काम करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी हालत में हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनकर आएंगी। दत्ता जी, ये बताइए, ये पूरे चुनाव में राज ठाकरे जी की क्या भूमिका रहेगी? वो आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे या कैसे होगा? आप कैसे उनको वो करेंगे? शिवसेना के पुराने नेता रहे हैं। हमारे पार्टी की देखते हैं कि हमारे पार्टी को ज्यादा कैसे सीटें मिली, दूसरा क्या करते हैं हमको देखने की जरूरत नहीं। उद्धव जी ने हमको जो मार्ग दिया है, जो एम रखा है, जो आपकी बात नहीं है, जनता क्या करेगी? राज ठाकरे भी देखते हैं हमको क्या करना है, हमको आगे कैसा जाना है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, नहीं दूसरे के घर में झांकने के हक नहीं, दूसरे घर की बात नहीं है। दलवी साहब, माथुर साहब का ये कहना है कि राज ठाकरे जो वोट लेंगे, कांग्रेस या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जी नहीं, माथुर साहब, दलवी साहब सुन लीजिए, माथुर साहब का सवाल यह था, कैसा सफाया किया है। नहीं, माथुर साहब का सवाल, आशंका ये थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात राज ठाकरे जो आपके वोट बैंक में हिस्से लगाने वाले हैं, उसका नुकसान तो आपको होगा, उनका अलग से तो कोई है ही नहीं। जो भी वोट लिए पिछले चुनाव में 13 सीटें उन्होंने ली, वो तो आपके हिस्से का ही लिया। तो इस बार आपको क्या इसका भय नहीं है? देखो जितना भी नहीं, जितना भी आप जिस तरह से भी बात कर रहे हैं जी, तो नवनिर्माण सेना का जो आज का स्थिति है, आप लोकसभा इलेक्शन में देखा है जी, जनता ने उसको सफाया किया है। और सफाया करने के बाद अभी जो चुनाव आ रहा है, 2014 को जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का जी, वो चुनाव में जो बचा कुचा है वो भी सफाई करेंगे जी। राज ठाकरे की जो राजनीति है जी, वो राजनीतियों को, कांग्रेस को मदद करना, राष्ट्रवादी कांग्रेस को मदद करना, ये जो उनकी राजनीति है वो महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। महाराष्ट्र की जनता देखती है कि ये इसकी राजनीति क्या है, उसको खुद को करना नहीं है, लेकिन कांग्रेस को आगे करके उनको जो कुछ बेनिफिट लेना है वो करने का काम राज ठाकरे ने किया है। और महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने ये सब देखा है। इसके लिए जो लोकसभा चुनाव हो गया और उन्होंने जानबूझ के जिधर शिवसेना के हमारे एमपी के उम्मीदवार खड़े थे, उधर ही नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार को खड़ा किया था और उनका सभी का डिपॉजिट जब्त हो गया। और इसीलिए ऐसा लग रहा है, जो भी आप बोल रहे हैं कि मनसे के साथ कोई वोटर्स गए, वो सब वोटर्स अभी रिटर्न आए हैं और विधानसभा में और भी रिटर्न आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दलवी जी। वैसे आपको याद दिला दूं, आप लोगों का यह कहना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मतदाता का रुख अलग अलग होता है। बहरहाल वो तो चुनाव परिणाम का बाद में। अब मैं फिर सीधे सरदार तारा सिंह के पास चलता हूं। तारा सिंह जी, अभी आपने शिवसेना के प्रतिनिधि की एक बात सुनी। हम लोग जिस तरह से ये मानकर अभी ये चल रहे थे कि अगर आपकी सरकार वहाँ बनती है तो मुख्यमंत्री वहाँ कौन होगा। इस मामले में जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा, और उसमें कई दावेदार आपके यहाँ हैं। अगर हम केंद्रीय मंत्री अभी नितिन गडकरी को अलग भी कर दें, हालांकि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत रहेगी, लेकिन जो राज्य में सक्रिय नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, एकनाथ खड़से जी हैं, विनोद तायडे जी हैं, और चूंकि आज विनोद तायडे जी का एक इंटरव्यू, साक्षात्कार एक वहां छपा है, जिसमें उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की है कि वो मुख्यमंत्री का दायित्व स्वीकार करने को तैयार है। ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ मतभेद होगा इस मामले को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जी के अंदर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और जो संगठन फैसला करता है वो ही कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसको मानना पड़ता है जी। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ जी कि हमारे निर्णय करना, मुख्यमंत्री बनाना, क्या करना, ये हमारे संगठन की बात है, और संगठन का जो आदेश होगा उसके मुताबिक वो चलने वाला है। दूसरी कोई बात होने वाली नहीं है। मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब
महायुति की यहाँ पर सरकार आ जाएगी, उस वक्त निर्णय कर लेंगे बैठ के आपस में कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा और हमारी ठीक है, वो तो तय हो गया। पार्टी एक capable है। चूंकि समय जब कम है, समय कम है, दिल्ली एक में, सवाल, एक दूसरा लास्ट सवाल, में, एक दूसरा तो चुनाव हम में ये आपका कर सकते हैं, तो चुनाव में भारत आपका मुद्दा, बहुत आपकी छोटी पार्टी चीज का मुद्दा क्या होगा, आपकी पार्टी का मुद्दा क्या होना है, इस आलोक में जवाब दें। कल आपके प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में देश के मुसलमानों को राष्ट्रभक्त बताते हुए चुना है कि वो देश के लिए जाते हैं, जबकि आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना, आपको याद होगा, वो तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वहां क्रिकेट नहीं खेला जाते। ऐसे में एक यह मतभेद भी सामने उभर करके आएगा और जो प्रभावित करेगा आपके चुनावी संभावना को भी। तारा सिंह जी, ये बात कल जी नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को कहा जी, कि अगर कोई, हेलो, हाँ बोलिए। कि आतंकवादी कोई भी होगा जी, तो मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला आतंकवादी नहीं होगा। वो देश, भारत देश को प्यार करता है, जी। भारत देश के लिए जिएगा, जो भारत देश के लिए मरेगा। इसलिए ये सोच लेना कि मुसलमानों में कोई बदलाव आया, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान वो भारतीय है, वो हर तरीके से देश को प्यार करेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले वो ठीक है, मुसलमान हैं। लेकिन आपकी शिवसेना का तो दूसरा मत है, शिवसेना तो कुछ दूसरा ही ख्याल रखती है, फिर इसमें तालमेल कैसे बैठेगा? तालमेल बैठ जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि भारत में रहने वाला, चाहे शिवसैनिक हो, भारतीय जनता पार्टी वाला हो या और कोई हो, वो अपने सब लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए तैयार रहेगा। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तारा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो साथ में लेकर चलना, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और आज लेकिन यह बात इस चर्चा के बाद जो सामने आई, जो निष्कर्ष निकला, जो निचोड़ निकला, हम ऐसा मानस बना सकते हैं कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो खींचतान जारी है उस पर विराम अगले कुछ घंटों में लग जाएगा और वे मिलजुल करके उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और महायुति के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक पेच जो कायम है वो कांग्रेस और एनसीपी के बीच में, वहां अभी तनातनी चरम पर है। ऐसा नहीं लगता कि उनमें कोई भी मामला शांत हो पाएगा या कोई समाधान निकल पाएगा। फिर भी हम आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जैसी तनातनी थी और जो उसका जो अंत होने जा रहा है उसी प्रकार शायद कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी अंतिम क्षणों में कोई समझौता हो जाए। अब ये दिलचस्प होगा यह देखना, जैसे चर्चा के आखिरी में मैंने जो सवाल उठाया कि किन मुद्दों को लेकर वहां चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ओर से कांग्रेस एनसीपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जाते हैं उस मुद्दे को चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन यह जाहिर है कि कांग्रेस एनसीपी अब एक नए जो एक सांप्रदायिक तत्वों की बात आई थी और हिंदुत्व की बात आई थी, जो पिछले दिनों संपन्न उपचुनाव में जो बातें सामने प्रयोग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था, उसकी विफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अल्पसंख्यकों के पक्ष में बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए वहां का चुनाव अभियान और चुनाव परिणाम दोनों ही देखना अत्यंत ही दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के चर्चा का समाप्त करते हैं। माथुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीता जी धन्यवाद, अमित जी धन्यवाद, हमारे सरदार तारा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत आभार, दत्ता दलवी जी का भी आभार, आपने चर्चा भाग लिया। आज हम इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे महाराष्ट्र महाचक्र में, महाराष्ट्र के दिनों को, उसकी घटना, नए ताजा घटना विकास क्रमों के साथ, अपने नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।